ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इस अध्याय का है। तो देखो, मैंने आपको इससे पहले कुछ बात बताई थी, ठीक है, कि √2, √3, √5 और 1/√2 इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और इनके अलावा मैंने कुछ बताई थी 3√2, 7√5, ठीक है, 5 - √3, 6 + √2 और 3 + 2√5। इनको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो इन अपरिमेय संख्याओं को इनका तरीका अलग होता है सिद्ध करने का, इनका तरीका अलग होता है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इससे पहले अपनों ने इस अध्याय में सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के कर चुके हैं और मैंने सारी परिभाषाएं आपको बताई है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी के बारे में। तो यदि वो वीडियो, पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, अब देखो, आज का क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है इसकी, स्टेप नंबर फर्स्ट में मान लेना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले ये मान लेना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना है, अब यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है ना। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है Q का मान, ये जो नीचे वाला Q होता है ना, इसका मान, Q का मान 0 नहीं है। इस चीज़ का मतलब होता है, इसको गणित में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अपने मैथ सब्जेक्ट में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 में ये करना है आपको। ठीक है, ऐसे सवालों में, इन सवालों में सभी में यही करना है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 देखो, स्टेप नंबर 3 में आपको √2 इसके बराबर कर देना है P/Q के, √2 बराबर P/Q। ठीक है, अब ये यहाँ तक करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। √2 बराबर P/Q, क्योंकि अपनों ने मान लिया ना कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसको P/Q के बराबर कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, स्टेप नंबर 4 आपको लिखना है, स्टेप नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पे आपको मानना है। ठीक है, मान लेना है कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, माना P तथा Q में, P तथा Q में, P तथा Q में एक के अलावा कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, माना P तथा Q, P और Q अपनों ने मान लेना कि ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि ये लाइन आपको समझ में आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है अर्थात P और Q ऐसी संख्याएं हैं, P तथा Q का HCF किसके बराबर है, एक के बराबर। इस लाइन का और इस ऊपर वाली लाइन का एक ही मतलब, या तो आप ये लाइन लिख दो या फिर ये लाइन लिख दो, दोनों का मतलब यही है। मतलब P और Q ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है। मतलब उनका HCF निकालोगे ना तो वो क्या आएगा, एक आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा HCF। ये अपनों को मान लेना है। स्टेप नंबर 4 में हर एक में ऐसे करना है इन सवालों के अंदर। ठीक है, ये जो सवाल है ना, ये जैसे √2, √3, √5, 1/√2, इनके अंदर ये आपको स्टेप नंबर 4 मान लेनी है। तो माना P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी लाइन का मतलब ये होता है अर्थात P तथा Q का, P और Q ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF क्या है, एक। जैसे मान लो P की जगह एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे P की जगह 2 आ गया और Q की जगह 3 आ गया, तो इनका HCF क्या होगा, HCF तो इन दोनों का एक ही तो होगा। तो ऐसी संख्या है P और Q की, ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या हो, एक हो। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे, ठीक है, अब आगे लिखना है आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है अपना, P और Q में एक। उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से P तथा Q को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। ठीक है, अब देखो अपनों ने मान लिया है P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब P और Q का HCF क्या है, एक है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा एक आ गया है, तो इससे क्या करना है अपनों को, P तथा Q को विभाजित करना है। मतलब P तथा Q में एक का भाग देना है। P तथा Q में किसका भाग देना है, एक का। ये आपको ठीक करना है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, एक है, से P तथा Q को विभाजित करने पर। अब देखो मैं भाग दे रहा हूँ। अब देखो ये P है, ये Q है, इसमें एक एक का भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं √2 बराबर। ठीक है, P में किसका भाग देना है, एक का, तो मैंने लिख दिया एक का भाग दे दिया, बटे Q में किसका भाग देना है, एक का, तो एक का भाग दे दिया। ये आपको करना है। ठीक है, P में भी मैंने एक का भाग दे दिया, Q में भी मैंने एक का भाग दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, जैसा कि आपकी NCERT की जो बुक है ना उसमें दिया हुआ है वैसे बता रहा हूँ। देखो P में आप एक का भाग दोगे, यहाँ समझना, P में आप एक का भाग दोगे तो आएगा तो P, ये आपको पता है और मुझे पता है। Q में आप एक का भाग दोगे तो आएगा तो Q, ये मुझे पता है, आपको भी पता है। पर आपकी NCERT बुक में जैसा कि बताया गया है उस हिसाब से कर रहे हैं पर। ठीक है, तो देखो आपकी NCERT में बताया कि P में एक का भाग दिया तो हमें कुछ संख्या R प्राप्त होगी। क्या संख्या प्राप्त हुई, R। और Q में एक का भाग दिया तो उससे क्या प्राप्त हुआ अपनों को, S। R और S मान लिया। ठीक है, तो P में एक का भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपनों को, R, और Q में एक का भाग देंगे तो S। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे ही मान लिया। P भी मान सकते हो, Q भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसा कि NCERT में आपको दिखाया गया है कि P में एक का भाग दिया तो क्या मिल रहा है अपनों को, R, और Q में एक का भाग दिया तो क्या मिल रहा है, S। तो देखो समझना है इसको, तो √2। ठीक है, अब P में मैंने एक का भाग दिया तो क्या मिला मुझे, R, और मैंने Q में एक का भाग दिया तो क्या मिला मुझे, S। ये लिख देना है, ऐसा करना है आपको। ठीक है, आप P तथा Q भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा कि आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है कक्षा 10 की, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब देखो इस √2 के नीचे कुछ नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब मैं इस S को तो इधर गुणा कर दूंगा और एक को इधर गुणा कर दूंगा। ये आपको वहाँ बोर्ड एग्जाम में करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो √2S गुणा किया बराबर, इधर R को एक से गुणा किया तो एक,
आर ही आ जाएगा, सॉरी एक नहीं आएगा, आर है ना। अब यहाँ पे आपको करना है, इसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ या पक्ष भी बोल सकते हो, दोनों पक्ष है ना, पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करूँगा मैं, तो समझना आप, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूँ, तो अंडर रूट 2s इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर और s का स्क्वायर करूँगा तो s स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये मान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, ये 2s स्क्वायर के गुणा में है, तो इसको कहाँ चला जाएगा, बराबर की इधर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो s स्क्वायर बराबर r स्क्वायर बटे 2, r स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब मैं इसके बाद कराने वाला हूँ, ठीक है। एस स्क्वायर बराबर आया हमारा आर स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे एक प्रमेय होती है तुम्हारी क्लास की, ठीक है, कक्षा 10 की एक प्रमेय होती है, प्रमेय या तो उसका नाम होगा 1.2 या फिर आप बोल सकते हो 1.3, ठीक है, मैं लिखा दूंगा, आपको जाके देख सकते हो ना। प्रमेय 1.2 या 1.3 क्या बोलती है, मान लीजिए, मैं प्रमेय पूरी लिखा रहा हूँ ना, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है या करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब ये प्रमेय क्या बोलती है, 1.2 या 1.3 कोई भी हो सकती है, मुझे कंफर्म पता नहीं है ना। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। जैसे ऐसे समझो कि देखो मैंने 25 लिखा, ठीक है, 25 एक कोई संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो 5 का स्क्वायर लिखा मैंने, 5 का स्क्वायर है ना, 6 का स्क्वायर लिख लो, ऐसा करो 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखा मैंने, है ना। अब मैंने लिखा 6 के स्क्वायर में 3 का भाग जाता है, 6 के स्क्वायर में किसका भाग जाता है, 3 का। देखो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, 36 में 3 का भाग चला जाएगा 12 बार, ठीक है। तो ये प्रमेय बोलती है कि कोई एक संख्या है, एक p एक अभाज्य संख्या है और किसी संख्या a स्क्वायर में उसका भाग जाता है, तो a में भी भाग जाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, 36 में 3 का भाग जा रहा है, तो 6 में भी किसका भाग जाएगा, 3 का। ये प्रमेय ये कहती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रमेय को यहाँ रिलेट करना है आपको, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि कोई संख्या p है, a स्क्वायर में p का भाग जाता है, तो a में भी, इस a में भी p का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो r स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, r स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 2 का, तो r में भी 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ इस प्रमेय से ये लिख सकते हैं अपन कि r स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो r भी 2 से विभाजित होगा। इस प्रमेय से लिखा है अपनों ने, प्रमेय 1.2 या 1.3, इस प्रमेय से लिखा अपनों ने, जो आपकी बुक में हो, नई बुक में 1.2 हो सकती है, पुरानी बुक में 1.3 हो सकती है ना। तो आर स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो आर भी 2 से विभाजित होगा। ये प्रमेय, इस प्रमेय से लिखा अपनों ने ये बात। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है आर स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, देखो आर स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है,
तो आर में भी 2 का भाग जाएगा, आर भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ समझना, अब देखो यहाँ समझो, आर स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो आर में भी 2 का भाग जाएगा। तो मैंने मान लिया आर बराबर 2 एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकते हो, जिसे 2D मान लिया मैंने, आर बराबर 2D। ठीक है, अब आर बराबर 2D है तो यहाँ 2D रखोगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 का जाएगा पूरा भाग, है ना। तो आर बराबर 2D मैंने रख लिया, ये आपको मान लेना है, क्योंकि आर स्क्वायर 2 से विभाजित है तो आर भी 2 से विभाजित होगा। तो आर बराबर मैंने 2D यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो यहाँ रख रहा हूँ मैं, इस वाले में, इस वाले मान में लिख रहा हूँ। तो एस स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, आर की जगह रखा मैंने 2 और डी, और यहाँ पे आर स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया बटे 2। ठीक है, अब आगे यहाँ से कर रहा हूँ सोल्व। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बटे 2। अब 4 में 2 का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे 2D स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो मेरा आ गया एस स्क्वायर बराबर आ गया 2D स्क्वायर। एस बराबर क्या आ गया, एस स्क्वायर बराबर 2D स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, ये 2 गुणा में डी स्क्वायर के, तो ये बराबर की इधर भेजूंगा तो कहाँ चले जाएंगे भाग में। तो एस स्क्वायर बटे 2 बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे समझना, अब देखो यहाँ से समझना आप आगे। अब देखो प्रमेय वापस वही प्रमेय 1.2 या फिर 1.3 से लिखूंगा मैं कि एस स्क्वायर 2 से विभाजित विभाजित है तो एस भी 2 से विभाजित 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 होगा होगा। अब इसका मतलब समझे आप क्या बोलना चाहता हूँ मैं, एस स्क्वायर 2 से विभाजित है तो एस भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो शुरुआत में देखो समझना आप, जब मैं प्रश्न करवा रहा था उसके बाद मैंने आपको बताया था कि P बटे 1 को माना था अपनों ने R, और Q बटे 1 को माना था S। ठीक है थे, अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि P और Q का HCF कितना है, HCF कितना है 1 है। ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। इसके बाद क्या लिखना है वो बताऊंगा मैं आपको, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। P बटे 1 को माना था R और Q बटे 1 को माना था अपनों ने S, और P और Q का HCF क्या माना था 1। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ मैंने प्रमेय 1.2 या 1.3 से बताया कि आर स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है और आर में भी 2 का भाग जा रहा है, एस स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है और एस में भी 2 का भाग जा रहा है। मतलब आर और एस का गुणनखंड क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 आ गया। अभाज्य गुणनखंड मतलब उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 2। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं जो बोलना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, एस स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि P और Q में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। आर स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, आर में भी 2 का जा रहा है, ऐसे ही एस स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है और एस में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि P और Q का जो अपनों ने HCF 1 माना था वो HCF 1 नहीं है, एक के अलावा 2 भी है। मतलब अपनों ने जो पूर्व में जो माना था ना, वो क्या माना था अपनों ने, गलत माना था। इसी कारण तो ये हो रहा है। ठीक है, अतः यहाँ पे लिखना है आपको, ये लाइन नहीं लिखनी, ये समझाने के लिए बताया मैंने, ये और ये। देखो आर स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है और एस स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू का एक के अलावा भी अब उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है अतः पूर्व में जो माना गया कि P तथा Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड
नहीं है वो गलत माना गया, क्योंकि P तथा Q में हमें दो भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस कारण अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप पूरा क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे समझने के लिए बात ये थी कि आर स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो आर में भी 2 का भाग जाएगा, ये प्रमेय 1.2 और 1.3 कहती है। ठीक है, ऐसे ही एस स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो एस में भी 2 का भाग जाएगा। अब अपन ने एस और आर किसको माना था? P बटे 1 और Q बटे 1 को ही तो माना था। तो यदि आर और एस में 2 का भाग जा रहा है तो P और Q में भी तो 2 का भाग जाएगा, और P और Q में 2 का भाग जा रहा है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया? 2 आ गया। और 2 आ गया तो हमने जो माना था ना पहले कि और P और Q का एचसीएफ क्या है? 1 है, उसके अलावा कोई नहीं है। P और Q में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो गलत माना था, क्योंकि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 2 भी आ रहा है, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, P और Q दोनों में जा रहा है। ठीक है, इस कारण अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको पूरा क्लियरली ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अंडर रूट 3 को सिद्ध करना सीखेंगे। यही मेथड रहेगा पूरा का पूरा ही। यदि इस वीडियो में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना है, नहीं तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 1/√2 में आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। मैंने पूरी कोशिश की कि आई होप आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आई होप इस वीडियो में आपको पूरा पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।